सोमालिया के 2 टुकड़े हो गए हैं और दूसरे टुकड़े को जो इलीगल है इजराइल ने उसे मान्यता दे दी है। आप सभी को मालूम है पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल फसाद डलवाते हैं। हजरात, अगर इस मामले में कोई भी हिंदू मुसलमानों की नफरत में इजराइल के साथ खड़ा होता है तो याद रखिएगा वो देश का गद्दार है। कैसे भाई? सोमालिया, पूरा सोमालिया लैंड और सोमालिया एक ही है, लेकिन सोमालिया लैंड वालों ने ऐलान कर दिया कि भाई हमें तो अलग चाहिए देश। 2 टुकड़े अंदर ही अंदर हो गए, लेकिन पूरी दुनिया सोमालिया लैंड को सोमालिया का मान रही थी क्योंकि यही सच है। सोमालिया के लोगों ने कहा कि नहीं, जो विरोधी थे। अब उन्होंने इजराइल से बातचीत करना शुरू की, मौके का फायदा उठाया। पूरी दुनिया का पहला देश बन गया कि सोमालिया लैंड जो सोमालिया का है उसको अलग देश होने की मान्यता इजराइल ने दी। देखिए, नेतन्याहू ने साइन कर दिए और नेतन्याहू को क्या फायदा? नेतन्याहू ने कहा कि सोमालिया लैंड जो है वो अलग है और सोमालिया लैंड इस डील के बाद इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में आएगा। एक अरब इस्लामिक कंट्री है सोमालिया। सोचिए, एक देश के टुकड़े कितनी आसानी से इजराइल ने किए और उसकी मान्यता भी उसने दे दी। अब ये फसाद की जड़ है। सारी दुनिया जहां कह रही थी ये गलत है, अब जो हिंदू समाज है वो मुसलमानों के नफरत में इतना पागल है, आप तो हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं। अब मान लीजिए अगर वो हिंदू कह रहे हैं कि भाई ये काम सही किया इजराइल ने, तो इसका मतलब कल को पंजाब के लोग खड़े होंगे, कहेंगे भाई पंजाब अलग करो इंडिया से, ये हमारा खालिस्तान है। तो इसका मतलब उस मानसिकता के हिसाब से भारत का एक बड़ा समाज पंजाब को अलग देश मान लेगा? नहीं मानेगा ना। लेकिन यहां मुसलमानों से नफरत है, इसलिए इजराइल के साथ एक बड़ा समाज भारत का खड़ा रहेगा। कड़वा सच है दोस्तों, ऐसे भिगा के मारूंगा। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये पूरा सोमालिया है, लेकिन जो थोड़ा मैंने डार्क करके दिखाया है वो सोमालिया लैंड है। ठीक, अब आप देखिए दोनों एक ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले मान्यता देने वाला इजराइल हो गया है इसे, ताकि एक और देश हमारे साथ अब्राहम अकॉर्ड में आ जाए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। उसकी ज़मीन का हम इस्तेमाल करें, वहाँ डिफेंस सिस्टम तैनात करें, उसके साथ डील करें। सोमालिया लैंड नया देश बना है तो वहाँ पर पूरा कंट्रोल हासिल करना इजराइल के लिए मुश्किल नहीं होगा। सीरिया के अंदर कई इलाकों पर इजराइल कब्जा कर चुका है और सीरिया के अंदर स्वायदा का जो इलाका है उसका भी हाल यही है। वहाँ के द्रूज कम्युनिटी कह रही है कि सीरिया पे कब्जा कर लो। नहीं कर सकते भाई कब्जा, इजराइल से कह रहे हैं, तो आप स्वायदा के इलाके को इजराइल में जोड़ लो। और पूरी दुनिया में इजराइल यही काम कर रहा है। अब इसके बाद सोए हुए अरब ने इजराइल की निंदा की है कि आपने सोमालिया लैंड को जो अलग मान्यता देश की दी है ये सरासर गलत है। लेकिन अरब की निंदा से आज तक क्या ही फर्क पड़ा है? उधर जो आप लोगों को गलतफहमी है कि गज्जा में सब कुछ सही है, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, रात के अंधेरे में भी इजराइल गाजा के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, उनको बम लगाकर उड़ा रहा है, क्योंकि अरब देश पूरी तरह से इन मामलों पर खामोश हो चुके हैं। वहीं इजराइल ने जबलिया रेफ्यूजी कैंप तक को तबाह कर दिया है। एक छोटा सा मंजर ये देखिए, जबलिया रेफ्यूजी कैंप है। अब वहां सिर्फ राख है और चारों तरफ इजराइल की फौज तैनात है। वहां कोई भी बिल्डिंग सही सलामत नहीं दिख रही है, सारे टेंट जल चुके हैं, ऊपर से बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। 2 दिन पहले का एक मामला बता दूं आपको और आपको भी याद आ जाएगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था हम गज्जा से कभी नहीं निकलेंगे, जिन गाजा के इलाके में हम तैनात हैं अब हम वहां रहेंगे हमेशा। अब इस पर कोई और तो नहीं, अमेरिका भड़क गया था और यूरोप के कई देश भड़के थे। ठीक, और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने खुद कहा था ये भड़काऊ है, इससे चीज़ें खराब होंगी, ऐसा ना कहें। सेम डे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेशर में आकर अपना बयान वापस ले लिया और कहा नहीं, हम वहां से निकल जाएंगे, हम डील करना चाहते हैं। 2-3 दिन गुजरे, नेतन्याहू ने पता नहीं कौन सा डंडा किया ट्रंप में
और ट्रंप की सरकार की कौन सी सीढ़ी की धमकी दी, कौन से वीडियो की धमकी दी नहीं पता, लेकिन आज फिर से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अपने बयान पर वापस आ गया और उसने कहा कि हम गाजा में जिन जिन जगहों पर हैं वहां से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम गजा पर कब्जा करेंगे। जी हां, जर्मनी पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, एक जालिम के साथ खड़ा हुआ है। आपके दिमाग की नसें घूम जाएंगी, दिमाग चकरा जाएगा। जर्मनी की पत्रकार जो मैदान में आ गई हैं, ओपन आ गई हैं सामने, उन्होंने बताया है कि मैं फ्लोटिला के काफिले में सवार थी। जर्मनी की महिला, जर्मनी की नागरिक है, पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि फ्लोटिला को जब इजराइल ने कैदी बनाया तो इजराइल के फौज मुझे जेल में ले गई और जेल के अंदर मेरे साथ किया। और तो और उन्होंने बताया, जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो सोचिए, इजराइल ये जर्मन की लड़कियों के साथ ये कर चुका है तो फिलिस्तीनी लड़कियों को क्या ही छोड़ता होगा वो जेल के अंदर। देखिए, जर्मनी की महिला खुलकर सामने आ गई है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी, हमारे देश का कानून, इन सबको नज़र में रखते हुए उस महिला का बयान तो दिखा रहा हूं, लेकिन चेहरे को माजरत के साथ ब्लर करना ज़रूरी समझ रहा हूं। I was part of the Freedom Flotilla as a journalist. I was on the journalist and medical boat, the Conscience, on the way to Gaza this fall. Around 100 nautical miles away from the coast of Gaza, we were intercepted. We were put into prison for 5 days. And in this speech, as a woman, I want to talk about the sexual violence I experienced in prison. I do not want to talk about it just to put the focus on myself, because it is nothing personal, it is nothing individual, and it's nothing that I should be ashamed about. We were transferred from one prison to another, and during the strip searches, I was raped. I'm sharing this to say it again, and not just for me, and not just because I'm the only one that experienced it, because this is not true. I'm sharing it for all the women who experience sexual violence and sexual torture in the prison. अब इन चीज से एक बात समझ लीजिए, इजराइल के समर्थन में यूरोप के देश, बड़े बड़े देश अपने लोगों तक के लिए स्टैंड नहीं लेते, चाहे उनका इज्जत मिट्टी में मिला दिया जाए। वहीं इजराइल की ताज़ा बमबारी में गाजा के अंदर 3 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई है। जुमे का दिन था और मस्जिद अल अक्सा के अंदर मुसलमानों को जाने से फिलिस्तीनियों को रोका जा रहा है। अब ये देखिए, जानबूझकर जुमे के दिन भारी मात्रा में यहूदियों का झुंड पे झुंड बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा पहुंचा है। जो अरब देश आज मस्जिद अल अक्सा पर खामोश हैं, वो गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और हिंदुस्तान के मुसलमान और दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या खाक बोलेंगे। रोज का वही मंजर है। अब इस मंजर को देखिए, इजराइल के जो आम लोग हैं, सेटलर्स, वो वेस्ट बैंक के इलाकों में रोज जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनके मकानों पर कब्जा कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, जो फिलिस्तीनी किसान हैं, जो खेती करते हैं और उसी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इजराइल के सेटलर किसानों को उनके खेत तक जाने से रोक रहे हैं। अब जब ये तमाम प्रोसेस होता है तो फिलिस्तीनी परेशान होते हैं और इनको फिर इजराइल की फ़ौज और इजराइल के लोग मिलकर उनके घरों से भगाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है, बिल्डोज़र से उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ इजराइलियों के लिए अपार्टमेंट बनाए जाते हैं।
ये जो अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए इस तरह से ये भी कब्जा का एक स्टेप है। जो इजराइल के सेटलर हैं वो फिलिस्तीनी इलाके में जाते हैं और इलीगल सेटलमेंट बनाते हैं, आउटपोस्ट बनाते हैं, चेक पॉइंट बनाते हैं, ताकि फिलिस्तीनियों की ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा किया जाए। अब एक मंजर मैं दिखाता हूँ आपने, ये देखिए एक फिलिस्तीनी नमाज पढ़ रहा था सड़क के किनारे, तो इजरायली व्यक्ति ने उस फिलिस्तीनी व्यक्ति को नमाज पढ़ते हुए कुचलने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें रोज़ की हैं और उधर इजराइल रोज़ ये काम कर रहा है, सिर्फ ये गज़ा में नहीं कर रहा है। अब लेबनान का देख लीजिए, लेबनान पर इजराइल ने फिर हमले किए, वो रोज़ कर रहा है और मैं रोज़ बता रहा हूँ, रोज़ दिखा रहा हूँ। लेबनान के लिए भी आप ये तवज्जो दें कि कोई अरब बोलने को तैयार नहीं है, जबकि लेबनान एक अरब कंट्री है। लेबनान के ऊपर इजराइल के फिर से खतरनाक हमले, तस्वीरें आपके सामने। सिर्फ यही नहीं, अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है लेबनान में इजराइल। लेबनान के आसमान में दिन रात इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही इराक पर प्रेशर है, प्रेशर बना रखा है कि भाई ईरान के लड़ाकों को पीछे करो। इराक ने कह दिया ठीक है जी, इराक ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की ईरान के खिलाफ। फिर इराक में अमेरिका ने कहा कि हम अपनी फ़ौज बढ़ाएंगे, इराक ने कहा ठीक है जी, हम कुछ नहीं कह रहे। फिर अमेरिका ने इराक से कहा कि जो इजराइल के लिए ख़तरे वाले ग्रुप हैं उनको अपने यहाँ से ख़त्म करो, इराक ने कहा ठीक है कर देंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद प्रेशर ये भी था कि इराक इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के प्रधानमंत्री के सीने में अल्लाह ने इतनी मजबूती दी कि गैरतमंदी उसने दिखाई और उसने साफ, यानी इराक के प्रधानमंत्री ने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए साफ इनकार कर दिया। उधर इजराइल के अंदर जो चीज़ चल रही है वो छुपाने की कोशिश भी की जाती है। जैसे इजराइल के एक और फौजी ने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, इजराइल की ज़्यादातर फौज ट्रॉमेटाइज है। जो गाज़ा से लौटे हैं वो डिप्रेशन में हैं, जहनी मरीज बन चुके हैं और अपने आप को लगातार ख़त्म कर रहे हैं। इजराइल खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर से खबर सामने आई है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इजराइल पर दबाव बना रहा है कि तुर्की की फ़ौज को आप गाज़ा जाने दो, क्योंकि कोई और देश गाज़ा में अपनी फ़ौज भेजने को राज़ी नहीं है। जब जोलानी नए नए आए थे तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान बहुत उत्सुक थे, खासकर वो झुंड जो शिया समुदाय अपने छोटे भाइयों से ही नफरत करता था, जिनको बचपन से ही मिंबर से नफरत सिखाई गई हैं। होते हैं भाई ऐसे बहुत सारे मुल्ला हैं, मौलवी हैं, वो समाज में भिड़ाव करवाएंगे तभी तो उनका चलेगा। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि सबने जोलानी को पसंद किया। मुसलमानों को जोलानी से बहुत उम्मीद हुई, मुझे भी हुई कि चलो ठीक है, कैसा भी है तो मुसलमान। फिर जब इतिहास निकल के सामने आने लगा कि ISIS का लीडर रह चुका है, अल-कायदा से इसका लिंक है, लीडर रह चुका है, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो गई कि ये तो इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू है। वरना ऐसे कैसे अमेरिका और इजराइल के रहते हुए सीरिया में कोई और कब्जा कर लेगा। इजराइल और अमेरिका की ताकत इसके साथ थी, इसने सीरिया को कुछ ही दिन में कब्जा लिया। लेकिन फिर भी मुसलमान उम्मीद बड़ा करता है। मुसलमानों ने उम्मीद की नहीं, ये तो खटमल नहीं है, एग्जाम्पल यही लैंग्वेज यूज़ होती है, खटमल नहीं है तो अपना, चाहे सुअर क्यों ना हो, है तो अपना। अब मुसलमानों की उम्मीद पर पहला झटका तब लगा जब जोलानी ने अपने हाथों से गोलान हाइट का एक बड़ा हिस्सा इजराइल को दे दिया। यहाँ उम्मीद मुसलमानों की टूट गई, रियलाइज़ हुआ कि यार हमने गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, इजराइल की फौज निकलने के बजाय सवायदा तक के अंदर घुस गई और आज सीरिया की राजधानी में मौजूद है इजराइल की फौज। दूसरा झटका ये मुसलमानों को लगा। फिर तीसरा झटका क्या लगा, इजराइल से जोलानी ने साफ कह दिया कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप हमारे भाई हैं। फिर झटके पे झटका लगने लगा और अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को समझ में आ गया कि हमने गलत इंसान को सपोर्ट कर दिया। अब ताज़ा मामला सुनिए, जोलानी और इजराइल डायरेक्ट बात कर रहे हैं और बातचीत का लेवल वहां तक एडवांस तक पहुंच गया है कि दोनों के बीच बड़ी डील या कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों की उम्मीद पर पड़ रहा हूं, इसीलिए कहता हूं कि ये ग्रुपबाजी बंद कीजिए, सब परचमे इस्लाम के नीचे आइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके नीचे आइए आप। बाकी हमारे घर की लड़ाई वो घर के अंदर रखिए। इतनी नफरत से इंसान को भी नुकसान होता है, कौम को भी नुकसान होता है। मैं इतना ही कहूँगा। अब ये सोचिए ना, सीरिया के अंदर, पहली बात सीरिया मुस्लिम देश, सीरिया के अंदर मुस्लिम एक आपके पसंदीदा आदमी की सरकार है, इसके बावजूद क्या सीरिया में शांति है? नहीं है। तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, उसके अंदर बम धमाका हुआ, किसी ने बम लगाया था। जोलानी अब तक ये नहीं बता पाया है कि इसके पीछे हाथ किसका था, ना अभी तक किसी ने जिम्मेदारी दी, मस्जिद शहीद हो गई। उधर जॉर्डन जो कभी ये काम नहीं करता, आज वो कर रहा है। क्या? जॉर्डन ने दूसरी बार दूसरे दिन भी सीरिया के कई इलाकों पर यह कहकर हवाई हमले किए कि हम ड्रग्स के तस्करों पर हमला कर रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं कर रहे थे भाई? सीरिया पर जॉर्डन हमले नहीं करता था, जोलानी यानी अमेरिका का पिट्ठू बैठा, जिसका जो मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा हमला कर रहा है। और मुसलमान इस भ्रम में था कि जोलानी आ गया हैं तो अब तो वहां शांति आएगी। उधर अमेरिका और सीरिया की फौज ने मिलकर सीरिया के अंदर से एक ISIS के यानी दाइश संगठन के एक लीडर को गिरफ्तार किया है। अब ये जमाने को कौन समझाए कि भाई ISIS को पैदा करने वाला ही अमेरिका है। मानते हैं कि नहीं? उधर भाई मोहम्मद बिन सलमान ने एक काम अच्छा किया, उसकी गवर्नमेंट ने अमेरिका को धमकी दे दी, कह दिया कि सीरिया के अंदर इजराइल जो कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, इससे याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन तो दूर की बात, हम नॉर्मलाइजेशन से और दूर जा रहे हैं। हजरात, वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि तुर्की ईरान का इस वक्त सगा भाई बन गया है। कैसे? तुर्की सीरिया के अंदर रडार तैनात करने की कोशिश कर रहा है ताकि अगर इजराइल ईरान पर हमला करने का कोशिश करे तो उसकी इंटेलिजेंस को, उसके रडार को पता चल जाए और तुर्की अपने भाई को, ईरान को इन्फॉर्म कर दे। इजराइल को यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के लिस्ट से यूरोप ने सस्पेंड कर दिया है। तो उन्होंने सफाई ये दी, वजह ये दी, दलील ये दी कि इजराइल ने जंग में इंसानियत को नहीं बचाया, इंसान को और इंसानों को, आम नागरिकों को बचाने में पूरी तरह से फेल हुआ। हज़रात मोहतरम, गाजा का जो हाल है वो बेहाल है। इस बारकोड को इसीलिए दिखा रहा हूं आपको, बारकोड के नीचे, बारकोड ज़्यादातर काम नहीं करता है, लोग बता रहे हैं, तो अकाउंट डिटेल है, सीधा जो आप बैंक ट्रांसफ़र करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए रज़ाग्राफी के साथ जुड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय जो गाजा, फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट में हो रहा है, आपकी राय बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूं, चीज़ों को समझता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या हम अपनी बातें सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बात डायरेक्शन की भी नहीं है, बात यह है कि आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके घर का इंसान हूँ, आप परिवार हैं, इसलिए कमेंट करने को कहता हूँ कि कमेंट कुछ भी कीजिए लेकिन बोलिए, ताकि मैं और आप एक दूसरे को समझ सकें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, लौट के आ रहा हूँ फिर से और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।